हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम कल हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। उसका पार्ट ए, ये हमारा पार्ट बी है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एकता व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे। इन इलाकों को संभालने वाले जो लोग होते थे, जो सूबेदार अधिकारी, वो जो कार्य करते थे, उन्हें हम मुक्ति कहते थे। मतलब उस समय में उन्हें मुक्ति कहा जाता था। ये जो थे अपने इलाके के सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने वाले होते थे और कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले होते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके के राजस्व की वसूली किया करते थे, यानी कि लोगों से टैक्स वसूल किया करते थे। लोगों को थोड़े थोड़े समय के लिए ही जो है एकता व्यवस्था दी जाती थी, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। क्यों किया जाता था? ताकि वंशवादिता के तौर पर उन्हें जो है कार्य ना मिल सके, यानी कि नियंत्रण रखा जा सके वंशवादिता पर, कि आज जो एकता है कल उसका बेटा भी एकता होगा, इस तरह की व्यवस्था ना हो। अब जब दिल्ली के सुल्तान दूरस्थ इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने क्या किया कि भूमि के स्वामी और जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। किन लोगों को? सामंतों को। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका ऐसा बड़ी सावधानी से जो है पुराने तरीके से जमींदार राजस्व के निर्धारण की वसूली के रूप में सल्तनत की तैयारी करने लगे, यानी कि उसको संभाल के रखा जाता था, जो भी तैयार किया जाता था। अब उस समय में क्या था? 3 तरह के कर थे। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा टैक्स जो था उसे मवेशियों पर लगाया जाता था। तीसरा जो टैक्स था वो घरों पर लगाया जाता था। इस तरह से 3 कर जो थे उस समय लगाए जाते। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था, जो कि उत्पादन का 50% होता था। अगर क्वेश्चन में आ जाए मल्टीपल चॉइस में या फिर 1 नंबर में, तो याद कीजिएगा इनको, है ना। खुम्स क्या था? खुम्स लूटपाट का धन होता था, जो सैनिक और राजकोष के बीच बांटा जाता था, जिसे लूटपाट करके लाया जाता था। ठीक है। जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जो पैसे वाले मुसलमान होते थे, संपन्न मुसलमान, उन पर ये लगाया जाता। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस महाद्वीप के काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधीन के बाहर भी था, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा था, यानी कि इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में टॉस ऑक्सासियाना से आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उस दिल्ली सल्तनत को उसका दंड झेलना भी पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली मंगोलों के धावे का गढ़ बन गया था, है ना। मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। किसके लिए? जो है मंगोलों से अपने बचाव के लिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय जो थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर मंगोलों ने 2 बार हमले किए और अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की उनका सामना करने के लिए। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर से हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गैरिसन किसे कहते हैं? याद कीजिएगा इसको, ठीक है। सैनिकों को पेट भरने के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि दी गई। वहाँ से जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था, कर राजस्व, उसका 50% हिस्सा सेना के भोजन पर खर्च किया जाता था। सैनिकों को एकता के स्थान पर नगर वेतन दिया जाता था, नगद जो वेतन था वो दिया जाता था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में सैनिकों को कम कीमत पर चीज़ों को दिलाने का आश्वासन दिया और उसने कीमतों पर नियंत्रण भी किया। जो व्यापारी उसकी बात नहीं मानता था, उसको सजा दी जाती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सराहनीय रहे। उसने कीमतों पर नियंत्रण किया और बाजार की वस्तुओं में कुशलता से आपूर्ति के लिए अपने शासनकाल को बहुत अच्छे से चलाया और इसीलिए उसके शासनकाल की प्रशंसा होती है। अब हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक द्वारा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए किए गए क्या क्या उपाय थे। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल की जो सेना थी वो परास्त हुई। उसने टॉक्स ओसासियाना मंगोल का क्षेत्र था, जिस पर आक्रमण की योजना बनाई। सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोलों पर फतेह का अभियान चलाया था और वो उसमें सफल भी रहा था। पुराने शहर दिल्ली कोहना के निवासियों को क्या किया गया? वहाँ से हटाकर दूरस्थ दक्षिण भारत में एक राजधानी बनाई गई, दौलताबाद, वहाँ भेज दिया गया, उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र किया गया। और जो दिल्ली कोहना था वहाँ पर एक छावनी बनाई गई सेना के लिए। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। कीमतों पर नियंत्रण की जगह उसने कुछ नई तरह की कागजी मुद्रा की जगह पे टोकन मुद्रा चलाई, यानी कि आजकल जो हम 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का ये जो देखते हैं, ऐसी ही मुद्रा चलाई, लेकिन वो सोने चांदी की नहीं थी, सस्ती धातुओं की बनी हुई थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रशासनिक कदम बेहद सफल रहा था। कश्मीर पर हमला पूरी तरह विफल रहा था उसका। उसने तुरान पर हमला करने का इरादा भी छोड़ दिया था जब कश्मीर से उसकी हार हुई थी, तो अपनी विशाल सेना को बंद कर दिया था। इसी बीच उसने प्रशासन
संबंधी कुछ कदम उठाए थे। उन कदमों के द्वारा कुछ परेशानियां पैदा हुई थी। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग भी उससे नाखुश थे। गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जो जनता थी वो बगावत पर उतर आई और जो उसने टोकन मुद्रा चलाई थी उसे भी उसको वापस लेना पड़ा। 15वीं और 16वीं सदी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर शहर तथा लोधी वंश का राज्य था। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्धि और राज्य सफल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह में लोगों के लिए नए नए राजवंश उभर कर आ रहे थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे मोटे शक्तिशाली शासक भी पैदा हो रहे थे जो अपने शासनकाल को सुव्यवस्थित तरीके से चला रहे थे। शेरशाह सूरी भी उसी समय का एक ऐसा ही शासक था। 1540 से 1545 तक उन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि एक मुगल सम्राट हुमायूं जो था 1530 से 1540 तक एक बार उन्होंने शासन किया, फिर 1555 से 1556 तक उन्होंने शासन किया को उसने चुनौती दी। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजस्व स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई इलाकों को कई कार्यों को अपनाकर और भी उसे चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो था 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी के प्रशासन को भी उसने अपनाया था।